आप लोग सोच रहे होंगे फिर गाजियाबाद में विनीत चौहान क्या कर रहा है, उसे तो अहमदाबाद कविता पढ़नी थी। बस एक लाइन में समझ लीजिएगा, मेरा कहने का तेवर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आज यहां क्यों हूं। हरिओम जी, तो आपको पता है कि वहां के लिफाफे इससे तो दुगने हो रहे होते, इतना तो मालूम है आपको जी। भाई साहब ने बात कर दी है, तब उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा। सच मानेगा, लिफाफा वहां से भी बड़ा रहा होगा। एक लाइन समझ लीजिएगा, अच्छा लगे आप तालियां बजा सकते हैं, बुरा लगे हूट कर सकते हैं। यह आजादी पहली बार आपको मंच से दी जा रही है। विनीत चौहान अहमदाबाद क्यों नहीं है? विनीत चौहान आज गाजियाबाद क्यों है? चले जाना अहमदाबाद के बड़ी सड़कों के ऊपर, सुबह 4 बजे आपको सफेद कुत्ते की चैन पकड़ के घूमती हुई लड़कियां दिखाई देंगी। और चले जाना कभी गाजियाबाद हापुड़ की सड़कों पर, सुबह सेना के लिए कसरत करते हुए जवान इन सड़कों पर दिखाई देंगे। ये धरती, मैं शुरू कर रहा हूं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं भी अर्जुन से सुन रहा था, यहाँ एक गांव है जहां पर भर्ती के लिए खुद सेना आती है, वहां पर कैंप लगाती है। सर्वाधिक उस गांव में से लोग जाते हैं सेना के लिए, सैदपुर गांव है, सैदपुर। तो आप सोचिएगा, ये तो सैनिकों की राजधानी में खड़ा हूं मैं। यदि यहां भी मैंने शौर्य की आवाजें न दी हूं तो फिर मैं कहीं और पढ़ रहा होता। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अगली लाइन कुछ कुछ कविता जैसी है, तो जरा आपका मन कविता जैसे लोगों में मिले। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। जुगनू, मैंने कविता कह दी है सर, मैंने 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं अगली लाइन में विस्फोट न पैदा कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। चुनाव की दहलीज पर खड़े हम, आज दिल्ली में चुनाव भी हो गए। मैं अफसोस के साथ सूचना दे रहा हूं आपको, ऐसे लोग भी चुनावों में खड़े हैं जिन लोगों ने जेएनयू के अंदर नारे लगा दिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर महिलाओं के लिए जिन्होंने कहा था कि यदि आपकी किसी भी लड़की पर कोई शिकायत हो जाए तो स्वाति मालीवाल को सूचना कर देना। इन्हें शर्म नहीं आई कि उन्हीं के ऑफिस के अंदर स्वाति माल के साथ जो घटना हुई है, क्या वो एक नारी के लिए सम्मानजनक घटनाएं थी? और मेरी बात को समझना, शायद पहली बार मंच से बोल रहा हूं मैं आज ये, क्योंकि वहां चुनाव हो चुके हैं, ये नहीं कहा जा सकता मेरा अंतर पड़ेगा। जिस दिन दामिनी की घटना, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी सुने, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। जिस दिन दामिनी के साथ घटना हुई थी, एक लड़का उसमें से 6 महीने के कारण बचा दिया गया था। क्या कारण दिया? चले वो बालिग नहीं है, 6 महीने बाकी बचते हैं। मैंने उसी दिन कहा था, यदि वो 16.5 साल का लड़का दुष्कर्म का मतलब समझता है तो उसे सजाएं भी उसी के आधार पर दी जानी चाहिए, आयु के आधार पर नहीं। आपकी तालियां आक्रोश में अब उठे जो मैं कहता हूं, और हो सके तो उन मुख्यमंत्री के कर्मपट्टी के पास जाकर के पहुंचे जो मैं बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति ने उस बलात्कारी को 10,000 रुपए दिए हों और सिलाई की मशीन दी हो, उस स्वाति मालीवाल को क्या बचा रहेगा इस देश के अंदर? सियासत का नशा सिंतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़। ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ऐसा लगता आस्तीन का विषधर फनले तना हुआ। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। मक्काओं को लगता है भारत का नमक नहीं खाया। घर घर से अवजल निकलेगा, घर घर से अवजल निकलेगा। मैं या तो इस बात 100% ताली चाहिए, 100% हूटिंग चाहिए, जवाब विनीत चौहान दे रहा है। घर घर से अवजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अवजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? वहां कन्हैया अलगावी नारों के साथ खड़ा था जी, बिल्कुल ताजा लाइन है, मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं। वहां कन्हैया अलगावी नारों के साथ खड़ा था जी, और हॉस्टल में बनकर विषधैला नाग पड़ा था जी। जो भी इनका
येचुरी हो या फिर राहुल गांधी हैं, जो भी इनका साथ दे रहे चलेंगे। आपने 10 साल कर ली सत्ता, 15 साल की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में जाकर के देखो, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने वोट मांगे हैं। मैंने कहा कभी आपको कलेजे पर हाथ रख के आपने सोचा है कि परिवर्तन का मतलब क्या है? मैं आप सबको कसम देता हूं, अपने दिल पर कलेजे पर हाथ रखिएगा और खुद से पूछेगा, क्या इस बार 15 अगस्त पर आपने डल झील के एक एक शिकारे पर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया था कि नहीं देख लिया था? जिस घंटा घर पर आपके राजकुमार अपनी यात्राएं लेकर के चले गए थे, वहां तो कमांडो के दस्ते से भी जाना मुमकिन नहीं था। क्या इस बार आपने वहां 15 अगस्त पर उस घंटा घर को लाल चौक पर तिरंगे की लाइट में नहाते हुए देख लिया कि नहीं देख लिया? ये परिवर्तन छोटा तो नहीं है। 4 लाइन सुन लीजिएगा, मैं शुरू हो रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूं और यहां से आपका मन चाहता हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। जरा तालियां इस बार झूम जाए तो मेरा मन उठ जाएगा, मैं कविता शुरू कर पाऊंगा। ये कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर हमने मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। मैंने कहा मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। वो यासीन मलिक, मेरी आवाज मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये मीडिया अब यहां तक तो रहा नहीं, यूट्यूब तो पाकिस्तान भी जाता ही होगा। मेरी बातें पाकिस्तान में भी सुनी जाती हैं। एक खतरा मैं मोल ले रहा हूं, केवल आप हिम्मत मुझे जुटा देना। जिस अलगाववादी यासीन मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री के ऑफिस में चाय की चुस्कियां ली हैं, आप जानते इस समय कहां है? कॉलर पकड़ के लात मार के जेल में बंद कर रखा है इस समय उसको। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ दिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे? उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। शुक्रिया, राजा समझ रहा है भाई। वाह, कमाल है। मैं एक बार और पढ़ दूं यदि आपका मन हो जाए तो जरा तालियां कैसे बजाई जाती है मुझे बता दीजिएगा। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, जरा आ जाने दो इस बार चुनाव परिणाम 4 जून को। जो मैं बोल रहा हूं सच ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। प्रवीण भैया ने मेरे बारे में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं, मोदी जी ने मेरी पुस्तक का विमोचन किया है। प्रवीण भैया, मैं राजनीतिक ओहदों और सम्मानों को कंधों पर लेकर के नहीं चलता मैं कभी भी, लेकिन एक सम्मान से मैं अभिभूत हो जाता हूं। मेरे जीवन में पद्मश्री मिले न मिले, लेकिन एक बात मुझे सीना तानने के लिए पर्याप्त है। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे करगिल में भी कविताएं पढ़ी हैं, जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ों पर लिख दिया था। प्रियन, अर्जुन और सुदीप भोला उसमें मेरे साथ रहे। वो सौभाग्यशाली क्षण मैंने जिए हैं। मेरे जीवन में मुझे लगा मैंने बहुत कुछ अच्छा किया तो उसका फल मुझे मिल गया, लेकिन मैं आपको बहुत अफसोस के साथ फिर सूचना दे रहा हूं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात पता है या कितने लोगों ने वीडियो देखे हैं। मैं जैसे ही लद्दाख एयरपोर्ट से सर दिल्ली आया, मेरे मोबाइल के ऊपर एक वीडियो वायरल हो चुका था। जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, आपको पता होना चाहिए कि निकम्मों के लिए हम इतने साल से कश्मीर में इतना खर्च कर रहे थे। यदि आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा हूं,
3 प्रांतों के बराबर हम कश्मीर में अकेले प्रांत पर, बीमार प्रांत पर खर्च करते रहे हैं। एक फीटी कौड़ी भी हमने कश्मीर से ली नहीं है। यदि उसके बावजूद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं तो हमें कहने के लिए हक दीजिएगा, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चुका है जो खाता हमसे था, पीता हमसे था और नैन भटक के पड़ोसी से करना चाहता था। यही तो बात है। हम लद्दाख एयरपोर्ट से जैसे श्रीनगर से उठ करके दिल्ली पहुंचे, एक वीडियो मोबाइल पर मेरे वायरल था। हमारे कुछ सैनिक बैरकों से लौट रहे, कंधों पर राइफलें टंगी हैं, उनके हेलमेट उनके हाथों में हैं। याद रखना, निहत्थे सैनिक नहीं है वो, वीर संगीन है वो। और वहां के 14-14, 12-12 साल के लड़के उनके चांटे मार रहे हैं, उनके पीछे लात मारते हुए चल रहे हैं, हेलमेट पैरों में ठोकरे खा रहे हैं। ये दृश्य हिंदुस्तान ने आज से 10-12 साल पहले देखा। श्रद्धेय हरिओम पवार जी बैठे, हर रात मैं उन्हें याद करता हूं। मैंने उस रात इन्हें फोन किया, मैंने भाई साहब ये क्या हो रहा है सेना के साथ। याद रखना, घटना 10 साल पुरानी है। जो लोग कहते हैं कि आज क्या हो गया फिर वहां पर, हरिओम भाई साहब ने कहा, विनीत गुस्से में बहुत हूं, 2 लाइन लिख पाया हूं बस, हो सके तो इसे पूरे देश को बताना, पूरी कविता बाद में लिखूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं हरिओम पवार जी मौजूद है। मैं उस आग के गोले की पहली चिंगारी आपको विजिटिंग कार्ड के रूप में दिखा रहा हूं। हरिओम पवार जी को हम क्यों भीष्म पितामह कहते हैं। हम कितनी कविताएं लिख लें, लेकिन आने वाले युग के सैकड़ों वर्षों तक हरिओम पवार जैसा दूसरा कवि पैदा होना वीरस में कम से कम मौजूद नहीं है। मैंने कहा सेना के गालों पर तमाचे लग रहे हैं, गुस्से में हो तो 2 लाइन बताओ, मैं गाजियाबाद को बता दूं, हिंदुस्तान को बता दूं। 2 लाइन हरिओम भाई साहब की हैं, हर रात इन्हें सौंपता हूं, आज मैं इनकी लाइन इन्हें ही सौंप रहा हूं। जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे तो आपके देश का सबसे बड़ा बेटा इस बात को बुलंद कर रहा था, किसका खून नहीं खौलेगा। पढ़ सुनकर अखबारों में गाजियाबाद वालों एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए गुस्से में कि ये तो बात हम कहना चाहते थे जो पवार जी ने उस दिन कही, किसका खून नहीं खौलेगा। पढ़ सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबार में। ऐसी भाषा लिखने वाला कवि यदि छत्र छाया के रूप में हमारे पृष्ठ पर मौजूद है तो फिर हमें डरने की जरूरत क्या। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। लोगों ने कहा जनमत संग्रह कराओ। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं समझना आप। मैंने कहा आदरणीय फर्जीवाल जी,